नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज पहले आपकी जेब से जुड़ी कुंजी, जिसमें बजट वाली सत्ता भी है और सोने चांदी का पाताल लोक भी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवी बार आम बजट पेश किया, जो 53 लाख करोड़ से ज्यादा का है। इसके साथ हम उस दुख का भी विश्लेषण करेंगे जो सोने चांदी ने देश के लाखों निवेशकों को दिया है। वैसे भारत के इस बजट की बात देश के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत हो रही है। वजह है भारत का रक्षा बजट, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने 15% बढ़ाया है। इस पर पाकिस्तान में जो चर्चा हो रही है, उसमें चिंता की मात्रा बहुत ज्यादा है। आज सत्ता में हम आपको ये भी समझाएंगे कि इनकम टैक्स के फ्रंट पर मिडिल क्लास को क्या मिला है। वैसे टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन टैक्स छिपाने पर सजा वाला नियम बदला गया है। विस्तार से सत्ता में इसे समझिएगा। इसके बाद बजट पर शुद्ध राजनीतिक कुंजी, जिसमें बड़ा कलेश है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत और अवसर का रोड मैप है, लेकिन राहुल, अखिलेश और ममता ने बजट के जरिए सरकार पर कौन से जुबानी तीर छोड़े हैं, वो बताएंगे। हालांकि आज आम बजट से शेयर बाजार को भी बड़ा शॉक लगा है। सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा और निफ्टी में करीब 500 अंकों की गिरावट आई है। दावा है कि इसमें निवेशकों के करीब 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि इसके पीछे फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाना बड़ी वजह है। एक बड़ी खबर पंजाब से भी है, जहां पीएम मोदी जालंधर में रविदासिया समाज के धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्ला पहुंचे। उन्होंने संत निरंजन दास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। संत रविदास की वाणी से 3 श्लोक भी पढ़े। और देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर एक शुभ समाचार भी आया है। जनवरी 2026 में जीएसटी कलेक्शन 6.2% बढ़कर 1.93 लाख करोड़ के पार हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में घटी टैक्स दरों के बाद भी कलेक्शन 3 महीने से लगातार बढ़ रहा है। आज हम जिस खबर के साथ सत्ता की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो हमारे करोड़ों न्यूज मित्रों की जेब की सत्ता से जुड़ी हुई है। इसमें खबर ऐसी है जिसमें आपका शुभ लाभ है, लेकिन दूसरी कुंजी में देश के उन निवेशकों का दुख है जो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पहली कुंजी से हम 53,50,000 करोड़ के आंकड़ों में उलझा आम बजट का ताला खोलेंगे और आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे कि इस बजट से आपको क्या फायदा होगा, आपकी जेब में कितना पैसा बचेगा और क्या खरीदना अब महंगा हो जाएगा। जबकि दूसरी कुंजी में सोने चांदी का पाताल लोक है, जहां पिछले 2 दिन में ही 450 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब चुके हैं और आज की गिरावट के बाद ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ये दर्द कब खत्म होगा, समझना जरूरी है। हम पहले सोने चांदी की बात करेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिनों में हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा है। अखबारों की हेडलाइन से न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज तक सोने और चांदी वाला दुख है। सोशल मीडिया की रील्स में इसी का जिक्र है, क्योंकि सोने और चांदी में बम्पर तेजी के बाद खतरनाक गिरावट अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। सिर्फ 3 दिन में चांदी अपने ऑल टाइम हाई के स्तर से करीब 1.5 लाख रुपए नीचे गिर चुकी है, जबकि सोना भी अपने टॉप लेवल से 40,000 से ज्यादा गिरा है। हालांकि इसमें थोड़ी रिकवरी भी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को सोने के मार्केट कैप में 6.3 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आई थी, जो भारत की मौजूदा जीडीपी से भी ज्यादा है। और अभी भी सोने चांदी के पाताल लोक में जाने का सिलसिला जारी है। पहले कमाई की आंधी के बाद निवेशकों का दर्द चांदी भी देखिए। 29 जनवरी को इतिहास रचते हुए चांदी ने पहली बार 4 लाख के नंबर को पार किया था और 4,20,000 रुपए प्रति किलो का एक नया कीर्तिमान बनाया था। लेकिन अगले दिन 1,28,000 रुपए की गिरावट के साथ गिरकर चांदी के दाम 2,91,000 पर आ गए और आज 1 किलो चांदी की कीमत अपने हाई लेवल से गिरते हुए 2,65,000 पर आ गई। इस हिसाब से सिर्फ 3 दिन में चांदी में 1.5 लाख से ज्यादा की गिरावट देखी गई। चांदी की तरह सोने ने भी निवेशकों के आंसू निकाल दिए हैं। इसमें आया क्रैश देश के बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स को भी परेशान कर रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अनुसार 29 जनवरी को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने ने 1,80,000 का हाई लेवल बनाया था, लेकिन अगले दिन ये गिरकर 1,61,000 के लेवल पर आ गया और आज भी मार्केट खुलते ही इसमें बड़ी गिरावट दिखी, जो 1,38,000 तक पहुंच गई। वैसे बाद में हल्की रिकवरी जरूर हुई, लेकिन तब तक निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए खाक हो चुके थे।
एमसीएक्स के इस क्रैश का सीधा असर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ पर भी पड़ा, जिसमें सुरक्षित निवेश के लिए लोग अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन आज गोल्ड ईटीएफ भी 8% और सिल्वर ईटीएफ 15% के लोअर सर्किट के साथ बंद हुआ। लेकिन अब भी करोड़ों न्यूज मित्रों को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिर 3 दिन में दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि सोने चांदी की कीमतों में यह भूकंप आ गया। जो सोने और चांदी के दाम सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर रहे थे, आखिर वो क्रैश कैसे हो गए? इस पर सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी हमने तैयार की है, इसे गौर से देखिए। लोगों के मन में पहला सवाल यही है, सोने चांदी के अचानक इतनी बुरी तरह टूट क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब शुक्रवार को आई उस खबर में है जिसमें यह बताया गया कि अमेरिका में नए फेड चेयरमैन के पद पर ट्रंप के करीबी आएंगे, जिनका नाम केविन वॉर्श है। इसी खबर के साथ डॉलर में मजबूती शुरू हो गई, जिससे सोने चांदी के दाम नीचे गिरना तय थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ फेड चेयरमैन के नाम से ही सोना चांदी इतना गिर गए हैं? तो जवाब है नहीं। यह खबर सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट थी। इसके बाद उन निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में इसमें बम्पर कमाई की थी, और फिर बाकी और छोटे निवेशक तेजी से नीचे जाते दाम देखकर डर गए और घबराहट में बिकवाली करने लगे। वैसे लोगों के मन में एक सवाल यह भी होगा, आखिर फेड रिजर्व के नए चेयरमैन का इतना डर क्यों है? तो जवाब है, वॉर्श को इन्फ्लेशन हॉक कहा जाता है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कमजोर पड़ गई हैं। इससे डॉलर में मजबूती और बॉन्ड डील्स में उछाल आया है, जिससे सोने चांदी पर दबाव बढ़ा है। फिर बड़े बड़े निवेशकों ने गोल्ड सिल्वर बेचना शुरू कर दिया, जिससे कीमतें क्रैश हो गईं। लेकिन क्या अभी ये गिरावट और रहने वाली है? अभी खरीदारी का मौका है या इंतजार करने की जरूरत है? इसे आइए एक्सपर्ट से ही समझते हैं। देखिए, चांदी और सोने में इतना बड़ा क्रैश जो आया है वो क्यों आया है? क्योंकि उधर डॉलर जो है उसका इम्पैक्ट हमें सोने और चांदी पे दिख रहा है। इसकी वैसे तो वजह कई सारी हैं। एक, इतना जो 65% बढ़ गया था तो लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो एक तो इसकी ये वजह है। दूसरा, क्योंकि जब भी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड का, तो जब भी इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का बढ़ेगा सोना चांदी गिरेगा ही गिरेगा। और ट्रंप साहब तो चाह ही रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट आए, क्योंकि रेट कट आएगा तो उनको फायदा होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा अभी, तो इसलिए सोने चांदी में गिरावट आई है बहुत ज्यादा। तो सोने और चांदी की राह में अभी और कितने कांटे हैं? इस पर मार्केट एक्सपर्ट्स का जवाब स्पष्ट है, जो आपको नोट कर लेना चाहिए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अभी इंतजार करें और जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। अभी इस गिरावट को संभलने दें और उसके बाद निवेश करें। लेकिन एक चेतावनी भी है, क्योंकि सोने और चांदी में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन इस मुनाफा वसूली के बीच पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। आज सत्ता में हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए चांदी वाली एक फ्लैशबैक कुंजी भी बनाई है। इसमें वो डर है जो 45 साल के बाद लोगों के मन में एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आम बजट देश के आम लोगों के लिए कैसा रहा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे अपना रिकॉर्ड 9वां बजट पेश किया। 85 मिनट की बजट स्पीच में उन्होंने निवेश, आर्थिक विकास और सुधारों पर जोर दिया। सियासी गलियारों में वित्त मंत्री की साड़ी की भी चर्चा खूब हो रही है। पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वो मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर आई थी। इस बार निर्मला सीतारमण बैंगनी रंग की कांचीवरम साड़ी पहनकर बजट भाषण देने के लिए पहुंची। चर्चा की मुख्य वजह यह है कि इसी वर्ष तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। बजट पेश करने के दौरान हंगामेदार तस्वीर भी दिखी। जब सत्ता पक्ष ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने जय संविधान के नारों से इसका जवाब दिया। ये तो हुई सियासत की बात। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों के मन में पहला प्रश्न यही होगा कि इस बजट में उनके लिए क्या है, उनको इससे क्या फायदा होगा। आपको हम बजट के 7 सूत्रों से ये बताते हैं कि आम लोगों के लिए इसमें क्या है। पहली बात यह है कि वित्त मंत्री ने आज 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष के बजट से ज्यादा है। पिछले वर्ष लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था। दूसरी बड़ी बात भारत के दुश्मनों को दर्द देने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आम बजट पेश हुआ, जिसमें डिफेंस बजट पर खास फोकस किया गया। पिछले वर्ष से 15% ज्यादा का ऐलान किया गया। तीसरी बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है।
देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट फ्रेट बनेगा। इसकी भी कहानी हम सत्ता के न्यूज मित्रों को बताने वाले हैं। कैसे इसका लाभ सीधे सीधे आप तक पहुंचेगा, आपको समझाएंगे। चौथी बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि ये राहत दी गई है कि टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी पर जेल नहीं होगी। पांचवी बात यह है कि कैंसर की 17 दवाएं और दूसरी गंभीर बीमारियों की 7 दवाइयां अब सस्ती होंगी। 5 मेडिकल टूरिज्म हब और 3 आयुर्वेदिक एम्स का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा सरकार का फोकस विकास पर भी है। इलेक्ट्रिक हाईवे बनेंगे, डेटा सेंटर पर 2047 तक टैक्स नहीं लगेगा। इस बजट में राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम मोदी ने इस बजट को ऐतिहासिक और विकास का नया रोड मैप बताया है। पीएम ने कहा कि ये बजट एमएसएमई को लोकल से ग्लोबल बनाने की ताकत देगा। नारी शक्ति, युवाओं और विकसित भारत को 2047 के विजन को मजबूती देगा। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। आम बजट पर ऑपरेशन सिंदूर का भी असर दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि की। आपको बताते हैं कि कैसे मोदी सरकार का फोकस रक्षा पर है। युद्ध काल के बजट में डिफेंस वाली ये तैयारी दुश्मनों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। इसे आप आंकड़ों से समझिए। वित्त वर्ष 2025-26 में डिफेंस पर 6,81,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार 7,85,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। मतलब ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट 15% बढ़ा है। रक्षा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ाया गया है। रक्षा खर्च में 21% वृद्धि की गई है। आधुनिकीकरण में 24% की वृद्धि की गई है। सरकार का डिफेंस वाला फोकस क्लियर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हथियार खरीद के बजट में 22% की बढ़त की गई है। खास बात यह है कि इस बार तीनों सेनाओं के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.19 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले साल से 21.84% ज्यादा है। पिछले साल ये 1.80 लाख करोड़ रुपए था। इस बजट के ज्यादातर हिस्से का इस्तेमाल हथियार खरीद और मॉडर्नाइजेशन पर होता है। बजट में भारतीय सेनाओं के लिए एक ऐसा रक्षा कवच तैयार किया गया है जिसकी धमक पूरी दुनिया में है। इस साल का रक्षा आवंटन केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें 3 चीजों पर फोकस है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया है। आधुनिक युद्ध अब केवल संख्या बल पर नहीं, बल्कि तकनीक और एडवांस्ड वेपन्स पर लड़े जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए अच्छी खासी राशि अलग रखी है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय इस वर्ष कई बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर खर्च हो सकता है, जिसमें राफेल फाइटर जेट्स, नौसेना के लिए अत्याधुनिक सबमरीन प्रोजेक्ट्स, ड्रोन तकनीक और घातक ड्रोन की खरीद शामिल है। आपको डिफेंस बजट का पूरा ब्रेकअप बताते हैं, जिसके बाद ये समझ पाएंगे कि सरकार का मुख्य फोकस कहां है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, इस बार का कुल रक्षा बजट 7,84,678 करोड़ रुपए का है, जिसमें सैलरी, रखरखाव और ऑपरेशनल खर्च 3,65,000 करोड़ रुपए है।
पेंशन पर 1.71 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिविल डिफेंस, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस आते हैं, उस पर 28,555 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूंजीगत व्यय पर 2,19,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो काफी अहम है। इसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। इसमें 1,80,000 करोड़ रुपए की वृद्धि भी की गई है। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और ये क्यों अहम है। इसे आसान भाषा में आइए आपको समझाते हैं। पूंजीगत व्यय का मतलब एक हथियारों की खरीद से है, स्वदेशी हथियारों के उत्पादन से है। इसमें आवंटित पैसों का इस्तेमाल मिसाइलें, फाइटर जेट और ड्रोन बनाने में होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इसका खर्च किया जाएगा। आधुनिक तकनीक पर फोकस किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि विमान और एरो इंजन पर 63,733 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि नौसेना बेड़े पर 25,023 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। भारत के इस डिफेंस बजट से पाकिस्तान तड़प रहा है। वहां गली गली इसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में वैसे ही भारत के स्वदेशी हथियारों में पाकिस्तान ने भारी तबाही देखी थी। अब पाकिस्तान को नया डर सता रहा है। डिफेंस बजट पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार डिफेंस बजट पर कम खर्च कर रही है। आप सुनिए कैसे डिफेंस बजट पर सियासी दंगल हो रहा है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जब से एनडीए सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, डिफेंस के सेक्टर में यूपीए सरकार ने बहुत कम बजट रखा था। तमाम चीज़ों को ठीक तरीके से उतना मेहनत नहीं की, उतनी कोशिश नहीं की। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उसने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी करी है, इंक्रीजमेंट किया है बजट में, और डिफेंस सेक्टर को पहले से बहुत मजबूत कर दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? Defense expenditure as a total expenditure, as a proportion of total expenditure, was 16% in 2013-14. Now, in 25-26, it has come down to between 14 and 14.5%. As a percentage of GDP, we had touched 2.25% or 2.3% in 2013-14. This year, it is just below 2%. So either as a proportion of GDP or as a proportion of total expenditure, it has come down between UPA. अब सवाल यह है कि सरकार इतना खर्च तो कर रही है, लेकिन सरकार के पास पैसा कहां से आता है। इस पर हमने बजट को पढ़कर एक कुंजी तैयार की है, जिससे आपको पैसा कहां से आता है और पैसा कहां जाता है, दोनों पता चल जाएगा। इस बजट में सरकार को 21% पैसा डायरेक्ट इनकम टैक्स से आ रहा है, 18% कॉरपोरेशन टैक्स से मिल रहा है। सरकारी खजाने में 15% कमाई जीएसटी से हो रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स के अलावा सरकार को 10% कमाई अलग अलग सोर्सेज से हो रही है। एक्साइज ड्यूटी से 6% और 4% कमाई सीमा शुल्क से हो रही है। कर्ज से सरकार अपने खजाने में 24% पैसा जुटा रही है। 2% कमाई छोटे मोटे सोर्सेज से हो रही है। अगर बजट के पैसे को खर्च करने की बात करें तो सरकार अपनी टैक्स की आमदनी से 22% राज्यों को देगी। 20% पैसे से कर्ज का ब्याज चुकाया जाएगा। 17% खर्च केंद्रीय योजनाओं पर होगा। केंद्र प्रायोजित वो योजनाएं जिसमें राज्य भी भागीदार हैं, इस पर 8% खर्च होगा। रक्षा क्षेत्र में 11% खर्च होगा। वित्त आयोग को खर्च के लिए 7% फंड दिया जाएगा। सब्सिडी पर 6%, पेंशन पर 2% और दूसरे खर्चों के लिए 7% पैसा दिया जाएगा। पिछले वर्ष सरकार ने इनकम टैक्स में भारी छूट दी थी और जीएसटी में भी कमी की थी। बावजूद इसके सरकार का बजट करीब 7% बढ़ा है, जिसकी वजह से सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स की फंडिंग को बढ़ाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कैपेक्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार ने देश में 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। ये कॉरिडोर देश के बड़े आर्थिक और आईटी हब को जोड़ेंगे।
रेलवे के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। ये अब तक का सबसे ज्यादा है। इसमें नए रेलवे ट्रैक बिछाने, वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने और यात्री सुविधा को बढ़ाने पर फोकस है। परिवहन और सड़क निर्माण के लिए 3.09 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 8% ज्यादा है। पिछले वर्ष इसके लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी देश में बनने वाले हाईवेज की संख्या अब और बढ़ने वाली है। इस बजट में सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस बढ़ा रही है। इसके लिए एआई डेटा सेंटर 2047 तक टैक्स फ्री होंगे। इससे बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश के भारत आने की संभावना है। This is the first budget prepared in Kartavya Bhavan. We are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. इस बजट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन पर खास फोकस है। फिलहाल देश में एकमात्र रूट मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का निर्माण चल रहा है, जबकि इस बजट में 7 नए रूट पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर मुंबई पुणे का नाम है। इन दोनों शहरों के बीच 155 किलोमीटर की दूरी है। मुंबई आर्थिक राजधानी कहलाती है, जबकि पुणे आईटी हब है। ऐसा ही एक कॉरिडोर पुणे से हैदराबाद के बीच भी बनाया जाएगा। इन दोनों आईटी हब के बीच 556 किलोमीटर की दूरी है। तीसरा कॉरिडोर हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच बनाया जाएगा। चौथा कॉरिडोर हैदराबाद से चेन्नई के बीच होगा। 5वें कॉरिडोर के लिए चेन्नई से बेंगलुरु को चुना गया है। कुल मिलाकर ये 5 कॉरिडोर दक्षिण और पश्चिम भारत को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। पूर्वी और उत्तर भारत को 2 बुलेट कॉरिडोर मिले हैं, जिसमें दिल्ली से वाराणसी के बीच एक कॉरिडोर बनेगा। इन दोनों शहरों की दूरी 874 किलोमीटर है, जबकि वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच एक और कॉरिडोर बनेगा, जिसके निर्माण से दिल्ली से सिलीगुड़ी एक दूसरे से कॉरिडोर के जरिए भी जुड़ जाएंगे। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के ऐलान में एक खास पैटर्न का ध्यान रखा गया है। इसमें आर्थिक सेंटर्स और आईटी हब को जोड़ने पर फोकस किया गया है। जैसे सरकार मुंबई चेन्नई आर्थिक एक्टिविटी के सेंटर्स हैं, जबकि हैदराबाद पुणे और बेंगलुरु आईटी हब हैं। इन्हें एक दूसरे से हाई स्पीड ट्रेन के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश है, जबकि दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी को नॉर्थ और ईस्ट वाले फॉर्मूले से कनेक्ट किया जाने का प्लान है। वैसे सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लॉजिस्टिकल हब भी है, तो सरकार बुलेट ट्रेन के रूट डिजाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रख रही है कि ये सिर्फ पारंपरिक यात्रा का रूट ना बने, बल्कि इकोनॉमिक सेंटर्स को कनेक्ट भी करे। 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं, उससे देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये एक साउथ हाई स्पीड ट्रायंगल या साउथ हाई स्पीड डायमंड बनेगा, जो कि कंप्लीट 5 साउथ इंडियन स्टेट्स कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी यूटी इसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, बहुत बड़ा बोन साबित होगा। इस वर्ष देश में 5 बड़े विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन बजट में चुनावी राज्यों की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। हालांकि पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नए ऐलान हैं। केंद्र सरकार ने बजट में पश्चिम बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, जिससे माल ढुलाई का काम आसान हो जाए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को एक हाई स्पीड रेल लाइन मिलेगी। बंगाल के सिलीगुड़ी को वाराणसी से जोड़ने वाली एक हाई स्पीड रेल लाइन बनाई जाएगी। साथ ही ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा, जिसमें बंगाल का दुर्गापुर एक अहम केंद्र होगा। असम के तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा के इलाज के लिए होगा। इसे मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए देश का सबसे बेहतरीन अस्पताल माना जाता है।
अब इसकी एक ब्रांच असम में बनने वाली है। बजट में तमिलनाडु और केरल को भी कुछ खास नहीं मिला है। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा ऐलान पश्चिम बंगाल के लिए है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इससे खुश नहीं है। तो ममता बनर्जी खुश नहीं है। वैसे बजट की एक खासियत होती है, सत्ता पक्ष को ये बहुत पसंद आता है और विपक्ष को इसमें सिर्फ बुराइयां ही दिखती हैं। अगर पिछले वर्ष की प्रतिक्रिया भी देख लें तो उसमें कुछ बदलाव नहीं दिखेगा। पिछली बार भी सरकार ने बजट को ऐतिहासिक बताया था और विपक्ष ने निराशाजनक। इस बार भी सरकार की ओर से बजट की खूब तारीफ की जा रही है तो विपक्ष इसे दिशाहीन बजट बता रहा है। आम लोग, किसान, गरीब, गांव में रहने वालों की समझ से बाहर का बजट है। जिस बजट का सपना ही बड़े लोगों को बड़ा बनाने का, उसको नंबर कुछ नहीं मिल सकता। बुलेट ट्रेन इसी बजट में 1 लाख करोड़ की बननी थी, आज बुलेट ट्रेन का बजट लगभग दोगुना कर दिया है। यह एक बजट है जो भारत की विकास की यात्रा को और सुदृढ़ करती है। 3 मुख्य कर्तव्यों पर, इकोनॉमिक ग्रोथ, सभी की आशा और अभिलाषाएं को पूर्ण करें और सबका साथ और सबका विकास, भविष्य का ब्लूप्रिंट तय करने वाला बजट। बजट के अंदर किसान नहीं है, बजट के अंदर नौजवान नहीं है, बजट के अंदर वो सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में अमेरिका ने जिस सेक्टर की कमर को तोड़ दिया है। 0। इसके अंदर केवल और केवल चंद लोगों को फायदा देने वाला बजट है। ये एक ऐसा बजट है जो भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्त करने की नींव रखता है। अगर एक शब्द में कहना हो तो ये फ्यूचर रेडी भारत का बजट है। सत्ता में अब बात शंकराचार्य वाले विवाद की। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर काशी में गंगा स्नान किया। प्रयागराज माघ मेले से शुरू हुआ विवाद आखिरकार काशी में खत्म हुआ। माघ मेले में प्रशासन की तरफ से रोके जाने के बाद शंकराचार्य ने स्नान करने से इनकार कर दिया था। वो प्रशासन से नाराज थे, लेकिन टीवी9 के इंटरव्यू के बाद शंकराचार्य ने गंगा स्नान कर इस विवाद का अंत कर दिया। उन्होंने कहा कि विवाद के बाद पहली बार जब वो इंटरव्यू के लिए गंगा के किनारे आए तो अब वो स्नान करके इस विवाद का अंत कर रहे हैं। इस पूरे विवाद पर उन्होंने क्या कुछ कहा, इस विशेष रील में आप भी देखिए। प्रयागराज के घटनाक्रम के बाद खैर माघ महीना अभी चल ही रहा है, जो कि पूर्णिमा को पूर्ण होगा। उसके पहले जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पहली बार टेलीविजन पर, खास तौर से मौनी अमावस्या की कंट्रोवर्सी के बाद, आचमन करते हुए, वो आचमन जिसे विशेष परिस्थितियों में स्नान के तुल्य समतुल्य माना जाता है, आचमन करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव। तो उस विवाद के बाद जबकि हर कोई ये चाह रहा था कि वो शंकराचार्य को स्नान करते हुए, अबाध तरीके से स्नान करते हुए और प्रसन्न मुद्रा में देखे, यहाँ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव वो आचमन करते हुए, जिसे मैंने आपको बताया विशेष परिस्थितियों में वो स्नान के समतुल्य माना जाता है। तो शंकराचार्य माघी मेला के दौरान प्रयागराज में स्नान मौनी अमावस्या या वसंत का ना कर पाए हों, लेकिन यहाँ उन्होंने गंगा जी का पूजा अर्चन भी किया। वो जो कहा जा रहा था कि पुत्र माँ के करीब नहीं पहुँच पाया, तो यहाँ पुत्र माँ के करीब भी पहुँचा, माँ को भेंट भी चढ़ाई, चुनरी चढ़ाई, श्रीफल अर्पित किया, माल्यार्पण किया और यहाँ आप देखिए वो गंगा जी को साष्टांग दंडवत भी उन्होंने किया है। और टीवी9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव विजुअल हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं और इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो स्वामी जी, यहाँ पर आपके स्नान को, जनता एक तरीके से स्नान को, आचमन को देखकर लोग ये तो प्रसन्न हुए होंगे, अभिभूत हुए होंगे कि वो जो है कि लोगों के मन में बड़ी भावना है और ये माना जाता है कि जब तक यज्ञ चलता है उसमें बहुत सारी आहुतियाँ होती हैं। 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ भी आहुतियाँ होती हैं, लेकिन पूर्णाहुति का नारियल जब तक नहीं पड़ता
तब तक कोई भी यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। उसी तरह से बहुत से लोग नहाते हैं, लेकिन जब शंकराचार्य जी आके नहा लेते हैं तब यज्ञ पूरा माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।